नमस्ते। सभी का प्रीवी लाइफ साइंसेज की तरफ से इस चर्चा सत्र में स्वागत है। तो आज की महिला दिवस के अवसर पर प्रीवी लाइफ साइंस ने महिला किसानों के लिए ये चर्चा सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारी फसल है उसमें जो स्ट्रेस आता है, वो पानी की वजह से हो या मौसम के बदलाव की वजह से या किसी और नेचुरल वजह से जो स्ट्रेस आता है, तो उस पे हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, उसका हम कैसे अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रीवी लाइफ साइंसेज के संशोधन विभाग से है डॉक्टर नीरू जैन। तो नीरू मैम, आपका भी इस चर्चा सत्र में स्वागत है और आप हमारे किसानों का मार्गदर्शन कीजिए, ये मैं आपसे विनती करती हूँ। कि आज हम लोग तनाव मुक्त खेती के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो खेत में फसल में तनाव आता है उसको हम कैसे फसल को तनाव मुक्त करें और ताकि हमारे को ज्यादा पैदावार मिले और हमारे को ज्यादा मुनाफा हो। हम लोग को सबको पता है कि हमें तनाव आ जाता है। हमने अपने आसपास में लोगों को सुना है कि आज किसी बात पे लाइक आज हमारे को इसकी वजह से तनाव आ गया, कभी हमारे को गर्मी की वजह से तनाव आ गया। तो ये हम लोग रोज अपनी दिनचर्या में सुनते रहते हैं। बट मे बी हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जो हमारी फसल है जो खेत में खड़ी हुई है उसको भी तनाव आता होगा। अगर गर्मी से हमें तनाव आता है, हमारे को गर्मी लगती है, हमारे को अच्छा फील नहीं होता है, तो हमारी जो फसल है उसको भी यही सब चीजें फील होंगी। बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे गर्मी लगी है तो मैं रूम में आ जाऊंगी, फैन चला लेंगे, कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, तो हमारे को अपना वातावरण जो आसपास का वातावरण है उसको ठंडा रख सकते हैं, ताकि हमारा जो गर्मी के कारण हमारी बॉडी के अंदर तनाव स्ट्रेस पैदा हो रहा है और हमारे काम करने की क्षमता कम हो रही है उसको हम कम कर सकें। बट कभी हमने ये सोचा है कि जो हमारी फसल खेतों में खड़ी है क्या वो हमारे को बोलती है कि उसको तनाव हो रहा है ज्यादा गर्मी से, ज्यादा धूप से, या उसको वो कहीं खेत से चल के ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे छाया हो, जहाँ पे ठंडा हो? ऐसा नहीं होता है क्योंकि फसल हमारी खेत में ही खड़ी रहती है। तो ऐसा एक ही ये एक उदाहरण है। बट ऐसे दिन में फसल हमारी जो अगर 120 दिन तक हमारे खेत पे खड़ी हुई है तो उसको कितने सारे दिनों तक इस टाइप के तनावों का को सहन करना पड़ता है? कभी हमने इस बारे में सोचा है? अगर हमने नहीं सोचा है तो हमारी इस चर्चा सत्र का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपको ये बताने का है कि आपके पौधे आपको कुछ कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो कुछ आपको बोलेंगे नहीं कि हमारे को कुछ तनाव होता है। बट उनको तनाव होता है। अभी हमारे को अपने हिसाब से उसको उसके तनाव को महसूस करने का है। और हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमारी फसल को तनाव नहीं हो, इसके बारे में मैं आपको इस आधे घंटे में बताने की कोशिश करूंगी। तो फसल पे आने वाले तनाव जो होते हैं वो किन किन कारणों से आते हैं, ये हमारे को सबसे पहला जानना जरूरी है। हमें पता है कि जो हमारी फसल है वो मिट्टी में उगती है, तो मिट्टी में तनाव आ सकता है। मिट्टी में तनाव क्या होगा वो हम लोग बाद में बताती हूँ मैं आपको, बट मैं आपको अभी ये बताना चाहती हूँ कि तनाव के कारण क्या क्या है। तो मिट्टी के द्वारा तनाव आ सकता है। पौधे पे रोग लग जाता है, और या उसको कोई कीड़ा लग जाता है, तब वो जो उसके ऊपर अटैक करता है तो तब भी उसको तनाव आता है। वातावरण जनित तनाव, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे को ज्यादा गर्मी हो गई है, धूप ज्यादा हो रही है, पानी कम है, तो उससे भी तनाव आएगा। या कई बार जो सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, जैसे अगर अभी धूप का महीना शुरू हो रहा है, गर्मी आने वाली है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे को बहुत तेज गर्मी लगती है, धूप लगती है। तो धूप की जो किरणों से हमारे को बॉडी में परेशानी होती है, वैसे ही पौधों को भी होती है। तो इस टाइप के जो कारण हैं उनको हम वातावरण जनित तनाव बोलते हैं। हमारे जो पौधे हैं वो इन सब तनावों को सहन करते हैं और उसके बावजूद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पौधों से हमारे को अच्छी पैदावार मिले और उसकी जो हमारा पैदावार की गुणवत्ता भी अच्छी हो। तो हमारे को इस को अपना जो उद्देश्य है, अच्छी पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद, उसको हमें कैसे उपलब्ध किया जाए, इस चर्चा सत्र में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे पौधों को ये तनाव मिलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एक तो हमारे फसल की पैदावार कम हो जाती है और उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। और ये अगर हो जाएगा तो हमारे को मुनाफा कम होएगा। तो इसलिए हमारे को पौधों की, अपने फसलों की तनाव की रोकथाम के लिए, उसकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी जनित तनाव की बात करते हैं। हम सबको पता है कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो हमारी खेती का आधार है। तो मिट्टी जनित तनाव कौन से होते हैं? बहुत सारे मिट्टी जनित तनाव होते हैं, बट मैंने आपको कुछ मेन मेन यहाँ पे बताने की कोशिश करी है ताकि आप उसको ध्यान में रखते हुए आप ये विजुलाइज कर सकते हो, ये देख सकते हो कि मेरे पौधों, मेरी मिट्टी में और क्या तनाव है जिसकी वजह से मेरे पौधों की पैदावार कम हो रही है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जैविक कार्बन की कम मात्रा। अभी मिट्टी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी जीवित है। क्यों मिट्टी जीवित है? क्योंकि उसके अंदर जैविक कार्बन नाम का एक
घटक होता है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप अगर अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराओगे और आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, तो उस अंक से आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कितना जीवन है। और जैविक कार्बन इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं, जो मित्र बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनका खाने का जो आधार होता है वो ये जैविक कार्बन है। तो अगर आपका जैविक कार्बन कम होगा तो आपकी मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या कम हो जाएगी और आपकी मिट्टी निर्जीव हो जाएगी। तो और नॉर्मली हम लोग कोई भी एक जो खेती वाला विशेषज्ञ है वो ये बोलेगा कि आपकी मिट्टी का जो खेत की मिट्टी है उसमें जैविक कार्बन की जो मात्रा है वो 1.75 और 1 के बीच में होनी चाहिए। बट ज्यादातर हमारे जो खेत है, हमारी जैविक कार्बन की जो मात्रा है वो 0.5% से कम होती है। तो सबसे पहले हमारे को हमारी जैविक कार्बन कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी का कठोर होना। ये हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने खेतों में कि जब भी हम लोग खेत में पानी लगाते हैं तो पानी जो है ऊपर तैरता रहता है, वो मिट्टी के अंदर मिट्टी उसको सोखती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मिट्टी कठोर हो गई है। और जब मिट्टी सूख जाती है तो आपको मिट्टी में खेत में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सब हमारी मिट्टी की कठोरता के लक्षण है। तीसरा तनाव क्या है कि मिट्टी का निर्जीव होना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके मिट्टी के अंदर जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी तो आपकी मिट्टी निर्जीव हो जाएगी। तो वो खाली आपको, आप कुछ भी फर्टिलाइजर डालोगे, कुछ भी आप उसके अंदर लगाओगे, वो पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं होएगा, ग्रहण नहीं होएगा, उसका फायदा हमारे पौधों को नहीं मिलने वाला है। तो वो भी एक तरह का मिट्टी का तनाव होता है। और पोषक तत्वों की कम उपलब्धता, जैसे तो अगर हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन कम है तो हमारी मिट्टी निर्जीव हो जाएगी, और हमारी मिट्टी निर्जीव हो जाएगी तो जो भी हम उस पे हमारे पौधे लगे होंगे उनको पोषक तत्व कम मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी की कठोरता एक अलग चीज है, उसकी मिट्टी का निर्जीव होना अलग चीज है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हमारे को मिट्टी के जो मिट्टी जनित तनाव है उसको एड्रेस करना, उसको समझना, और उसको कैसे हम लोग अपनी मिट्टी को तनाव रहित बनाए ताकि हमारी फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए हमारे को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मेरी मिट्टी में ये सब तनाव आते हैं तो मेरी फसल पे क्या असर पड़ेगा। मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेरी मिट्टी की जो पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने तो खेत में पानी लगाया, बट पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं गया, वो ऊपर से बह के चला गया। तो अगर आप मिट्टी, अगर थोड़ी सी मिट्टी की आप खुदाई करोगे 20-25 सेंटीमीटर या वहां लाइक उससे थोड़ी सी नीचे, तो आप देखोगे कि वहां की जो मिट्टी है सूखी है, चाहे आपने खेत में पानी लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी जो है पानी धारण नहीं कर रही है। और ये क्यों नहीं करती है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी मिट्टी कठोर होगी तो वो पानी धारण नहीं करेगी, पानी मिट्टी के अंदर नहीं सोखेगा और पानी ऊपर ऊपर से बह के निकल जाएगा। दूसरा ये है कि ये तो मिट्टी के ऊपर उसका इफेक्ट हो गया, उसका असर दिखेगा। दूसरा ये है कि जो आपकी फसल ऐसी वाली मिट्टी पे लगी होगी उसका वानस्पतिक विकास कम होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने कोई भी मक्का लगाया है, तो मक्के की जो बढ़वार होती है, अभी हम लोग रोज खेती करते हैं तो हमारे को पता है कि ओके 1 महीने की जो मक्का होती है उसमें इतनी पत्तियां आ जानी चाहिए, उसका जो लंबाई है वो इतनी हो जानी चाहिए, इतना हमारे को आइडिया होता है। बट अगर हमारी मिट्टी में कोई तनाव है तो मिट्टी जनित तनावों के कारण आप देखोगे कि आपकी जो पौधे की बढ़वार है वो कम होगी, वो उतने अच्छे से नहीं ग्रो करेगी जितना कि उसको ग्रो करना चाहिए। और उर्वरकों का जो फसल के द्वारा अवशोषण है वो कम होएगा। वो हमारे पत्ते क्यों, हमारी पौधे की बढ़वार क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी हमने उर्वरक लगाया है, जो भी फर्टिलाइजर हमने अपने खेत में दिया है, वो पौधे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रहण नहीं करेंगे तो वो उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे और उसकी वजह से उसकी ग्रहण की, पौधे की बढ़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोग ठीक तरह से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी का भी विकास कम होगा। अगर सपोज हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, और या हम लोग कम खाना खाते हैं, तो हमारे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो बॉडी है वो उतने अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, हम लोग को वीकनेस लगेगी। तो यही तरह यही सब चीजें अगर हमारी मिट्टी में तनाव रहेगा तो पौधे को जो खाना मिलता है वो मिट्टी से मिलता है, क्योंकि पौधे खाना बनाते हैं बट उसके लिए जो पोषक तत्व होते हैं, पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स है, वो मिट्टी से लेता है। तो अगर वो चीजें उसको नहीं मिलेगी तो पौधे की अच्छी पैदावार नहीं होगी। तो आपको ये चीज समझ के उसकी अहमियत को समझना पड़ेगा कि मिट्टी जो है उसके तनावों को हमें मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है अगर हमारे को अच्छी पैदावार चाहिए। तो आप मिट्टी को कैसे तनाव मुक्त कर सकते हो। तो प्रीवी का एक उत्पाद है जियोक्सॉल.com। तो ये जो उत्पाद क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कम है, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी गोबर खाद होती है या पत्ती की खाद है या फिर जो पोल्ट्री मैन्योर होती है, वो सब चीजें डालते हैं। तो उन सब खाद को डालने से हमारी जो मिट्टी का है जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। बट उतना हम लोग क्या हम अपने खेत में जैसा रिकमेंडेड है, मतलब जो कृषि के वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे को 1 एकड़ में 10 टन डालनी चाहिए, क्या हम उतनी जैविक खाद डाल पा रहे हैं।
नहीं, तभी हमारी मिट्टी की जो कार्बन का जो कंटेंट है या कार्बन की मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो प्रीवी का जियोक्सॉल.com जो उत्पाद है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप अपने खेतों में की मिट्टी में कार्बन की कंटेंट को बढ़ा सकते हो। अभी ये उत्पाद क्या है, ये एक दानेदार उत्पाद है और इसको एक बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है, जो जिस तत्व से बना है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए इसकी कम मात्रा लगती है। अभी जैविक खाद को हमारे को डालना होता है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 टन 2 टन 1 एकड़ पे या 5 टन डाल दो, बट इसकी आपको 15 से 20 किलो 1 एकड़ पे डालोगे तो आपका मिट्टी में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसको आपको अपनी हर फसल पे डालना है। आप अगर साल में 3 फसल लेते हो तो आपको इसका उपयोग 3 फसलों पे करना पड़ेगा। अभी जो ये प्रोडक्ट है जियोक्सोल.com, वो किसी भी तरह का कंटामिनेशन, मतलब कोई भी उसके द्वारा अगर आपने इसको यूज किया है तो आपके खेत में कोई भी रोग का प्रसार नहीं होएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके खेत में किसी निमेटोड्स की या ग्रब्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और ये उत्पाद आप किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप एनपीके के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, यूरिया, डीएपी, एमओपी, उनके साथ मिक्स करके डाल सकते हो, तो आपको इसको डालने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसका क्या फायदा होगा, इसका सबसे अच्छा फायदा जो आप देख सकते हो वो ये है कि आपकी जो मिट्टी की भौतिक गुण है, जैसे कि उसकी पोरोसिटी, मतलब कि मिट्टी में भुरभुरापन आना, मिट्टी की कठोरता का कम होना, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपने खेत में पानी लगाया है तो अगर आपका खेत पहले पानी नहीं सोखता था और पूरा पानी ऊपर खड़ा रहता था, अगर आप जियोक्सॉल.com का रेगुलर यूज करोगे तो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो मतलब मिट्टी में पानी धारण की करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो जैविक गुण होते हैं मिट्टी में, उसमें सुधार होएगा। उसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी में जो निर्जीव हो गई थी उसमें जीवन आ जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो मिट्टी की कार्बन मात्रा है, ऑर्गेनिक कार्बन मात्रा, उसमें वृद्धि होएगी। अगर वो आपकी 0.4 है तो आप धीरे धीरे इसको 2-3 साल कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो वो 0.5 0.6 तक धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर हमारी मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो भी हमारी मित्र जीवाणु है मिट्टी के अंदर, जो सुप्त अवस्था में होते हैं, प्रेजेंट हैं, या वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, उनकी वृद्धि नहीं हो रही थी, तो कार्बन की मात्रा बढ़ने से उनकी वृद्धि भी होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी में जान आ जाती है और वो जीवित हो जाती है। तो अगर हमारी मिट्टी की जैविक गुण इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसका क्या फायदा होगा हमारी फसल पे? तो उसका फायदा ये होगा कि जो भी हम लोग रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद अपने खेत में देते हैं, उसको लाइक प्लांट्स की अवेलेबल फॉर्म में जो इस रूप में रूपांतरण करना कि जो पौधे ग्रहण कर सकें, वो काम ये मित्र जीवाणु करते हैं। तो अगर उनकी संख्या कम होगी तो आपने फसल में, अपनी खेत में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दिया, उर्वरक दिया, बट उसका असर हमारे पौधों पे नहीं दिखेगा, बिकॉज हमारे पौधे उस न्यूट्रिशन को, उस पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पौधों की हमारी मिट्टी की जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो भी हम लोग खाद या उर्वरक डालेंगे वो अच्छी तरीके से अवशोषित होंगे, जिससे कि हमारे पौधों की बढ़वार अच्छी हो जाएगी। दूसरा उत्पाद जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मिट्टी का तनाव मुक्त करने के लिए, उसमें एक लिक्विड प्रोडक्ट है जिसको हम जियोक्सोल.com बोलते हैं, और सॉरी, जियोक्सोल लिक्विड बोलते हैं। अगर आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है तो आप जनरली सारा जो खाद, अपना जो फर्टिलाइजर है, आप वो पानी में घुलनशील वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वही आप दे रहे होंगे। तो आप ग्रेन्यूल जो है वो अप्लाई करना पसंद नहीं करोगे। तो इस केस में आप ये जियोक्सोल लिक्विड को अप्लाई कर सकते हो फर्टिगेशन में, जो कि आपकी ड्रिप इरिगेशन टैंक होता है उसमें आप मिला दो और उसको ड्रिप के थ्रू अपने खेत में लगा दोगे तो आपकी मिट्टी में अच्छा सुधार होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसका भी जो बेनिफिट, फायदा मिलेगा वो आपकी सॉइल की भौतिक गुणों पे, जैविक गुणों पे होगा, और वो आप देख सकते हो। और इन गुणों में सुधार होने की वजह से जो भी आप रासायनिक फर्टिलाइजर्स या उर्वरक आप अपने खेत में लगा रहे हो, उसका हमारे पौधों के द्वारा अच्छी तरीके से अवशोषण होएगा, ताकि उनकी अच्छी वृद्धि होगी। जो तीसरा उत्पाद मिट्टी जनित तनावों को कम कर सकता है वो है प्रोमोसा। प्रोमोसा एक फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? जो मैंने आपको पहले जियोक्सॉल.com बताया था वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर थी, बट ये जो है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये जो हमारा फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हम लगाते हैं, जैसे डीएपी वगैरह लगाते हैं, तो डीएपी का जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे खेत में बहुत कम समय तक उपलब्ध रहता है। उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा गुण होता है कि वो इस मिट्टी के अंदर लॉक, मतलब लाइक वो जो प्लांट के द्वारा कुछ ऐसे रूप में रूपांतरित हो जाता है जिससे प्लांट उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो हम लोग हर साल, हर बार अपने खेत में फास्फोरस फर्टिलाइजर लगाते हैं। अगर हमने मिट्टी की जांच कराई तो हमारे को प्लांट, हमारी मिट्टी में अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस मिलेगा, बट वो फास्फोरस हमारे पौधों को नहीं मिल पा रहा। उसका कारण ये होता है कि वो जो फास्फोरस हम लोग देते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, वो रूपांतरित हो गया है ऐसे रूप में जो पौधे उपलब्ध नहीं कर पाते। तो इस केस में हम लोग ये प्रोमोसा वाला प्रोडक्ट लगाएंगे, अपने खेत में अप्लाई करेंगे तो हमें फायदा होगा, बिकॉज इसके अंदर कार्बन कंटेंट है
और इसके अंदर फास्फोरस का स्लो रिलीज वाला इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है, घटक है, जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म तक, मतलब बहुत धीरे धीरे ये प्रोडक्ट फास्फोरस की अवेलेबिलिटी अपने पौधों को कराएगा, ताकि पौधे उसको ग्रेजुअली यूटिलाइज कर सकें। इसको यूज करने से भी आपका जो मिट्टी में सुप्त अवस्था में मित्र जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उनका वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है, उनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है हमारी मिट्टी में, ताकि जो भी हमारा फास्फोरस नॉन अवेलेबल फॉर्म या ऐसे रूप में है जो प्लांट उसको उपलब्ध नहीं कर पाते, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका रूपांतरण होता है कि प्लांट की उपलब्धता के वाले फॉर्म में वो आ जाते हैं, और उसकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस उत्पाद को भी आप किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर किसी के साथ भी मिक्स करके अपने खेत में अप्लाई कर सकते हो। जो चौथा उत्पाद मैं आपको बताना चाहती हूँ वो एक बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है जैविक उर्वरक। तो इसमें जैसे इसका नाम है, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स हैं, मतलब ये माइक्रोराइजा जो होता है ये एक फफूंदी बेस्ड उर्वरक है। बट ये जो फफूंद होती है वो मित्र फफूंद है। इसको अपने खेत में लगाने से हमारे खेत में या मिट्टी में कोई भी बीमारी नहीं आएगी, ना ही हमारे पौधे पे कोई बीमारी आएगी, बिकॉज ये मित्र जीवाणु है। तो ये जो फफूंद होती है इसका हम लोग अपने लैब में उसको इसकी वृद्धि करते हैं, और उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर है, तो इसका ब्रांड नेम है माइक्रोक्सॉल। तो ये दो रूप में मिलता है, माइक्रोक्सॉल 4G और माइक्रोक्सॉल ग्रैन्यूल। अगर आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है तो आप माइक्रोक्सॉल 4G यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा पानी में घुलनशील है। आप ड्रिप के टैंक में इसको डाल दीजिए और अपने खेत में इसको इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके खेत में ड्रिप लाइंस नहीं है तो आप माइक्रोक्सॉल ग्रैन्यूल्स को यूज कर सकते हो। माइक्रोक्सॉल ग्रैन्यूल्स जो है वो आप किसी भी रासायनिक उर्वरक या जैविक उर्वरक के साथ मिला के अपने खेत में ब्रॉडकास्ट कर दोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। अभी माइक्रोराइजा क्या करता है, तो माइक्रोराइजा जो है वो हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ रहता है, और वो जड़ों के विकास में सहायक होता है। तो हम लोग को पता है कि जो भी हमारे पौधे की जड़ें होती हैं उनका एक एक पर्टिकुलर गहराई तक ही वो जा सकती हैं। तो अगर सपोज मेरे पौधा जो है उसकी जो जड़ है वो 40 सेंटीमीटर नीचे तक जा रही है, तो मेरे पौधों को 40 सेंटीमीटर नीचे से ही, मिट्टी के नीचे से ही हमारे को पोषक तत्व और पानी मिलेगा। बट अगर माइक्रोराइजा मैं अपने खेत में लगाती हूँ तो मेरे जो पौधे हैं, ये माइक्रोराइजा की जो हाइफे माइसीलियम होती हैं वो 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकती है मिट्टी के। तो उसकी वजह से जो मेरे पौधों को पोषक तत्व और पानी ग्रहण होएगा वो 200 सेंटीमीटर नीचे से भी होएगा। तो क्या होगा कि आपके जो पौधा है वो उसको ज्यादा मात्रा में पानी मिलेगा और ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। अगर ये दोनों जो मेन घटक हैं पौधे के विकास के लिए, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि मिट्टी में कई बार कुछ कीड़े आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग जिसको निमैटोड्स बोलते हैं, ग्रब्स बोलते हैं, तो वो हमारी मिट्टी में हमारे जो पौधे हैं उसकी जड़ों को काट देते हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं या उनका विकास कम होता है। अगर हम अपने खेत में माइक्रोराइजा लगाते हैं तो इन सब परेशानियों से भी हमारे को बहुत ज्यादा हमारे इन सब परेशानियों में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और हमारे फसल है वो अच्छी स्वस्थ रहेगी और उसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। अभी जो माइक्रोक्सोल 4G है जो कि वेटेबल पाउडर है, उसकी जो मात्रा है आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हो, और जो ग्रेन्यूल्स हैं वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो दूसरी कैटेगरी जो हमारे पौधों को, हमारी फसलों को तनाव दे सकती है वो है वातावरण जनित जनित तनाव। तो इसमें क्या क्या आता है, हीट स्ट्रेस, मतलब कि ज्यादा पानी, ज्यादा गर्मी होना, या ज्यादा तेज सूरज की किरणें पड़ना। कोल्ड स्ट्रेस मतलब कि ज्यादा ठंड हो जाना, क्योंकि अगर बहुत ठंडा होता है सर्दियों में के समय भी हम देखते हैं कि हमारे पौधे जो हैं उनकी बढ़वार रुक जाती है अगर बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो। ड्राउट स्ट्रेस मतलब पानी की कमी होना। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम लोग एबियोटिक स्ट्रेसेस या वातावरण जनित तनावों के उसके रीजंस हो सकते हैं, उसके कारण बन सकते हैं। अगर हमारे पौधों को ये सब स्ट्रेसेस मिलते हैं, इस टाइप के तनाव हमारे फसल को मिल रहे हैं, तो हमारी फसल पे क्या असर होगा। हमारी फसल का कम वनस्पतिक विकास होएगा, मतलब ये है कि हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो कम होएगी, उसमें फूल कम बनेंगे। और अगर फूल बन भी रहे हैं तो फूलों का झड़ना ज्यादा होगा, मतलब हम लोग ज्यादा फ्लावर ड्रॉप देखेंगे। तो अगर कभी हमारे को अपने खेत में लगता है कि फूल तो बनते हैं बट वो बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, तो उसका कारण कोई भी वातावरण जनित कारण भी हो सकता है। तीसरा जो जो दूसरा एक और चीज है कि छोटे फल का झड़ना। फल तो बन गए हैं, छोटी छोटी अवस्था में ही, मतलब जैसे ही फल बनते हैं उसका झड़ना शुरू हो जाता है। ये हमारे को बहुत आसानी से जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसमें देखने को मिल जाता है।
जैसे आम हो गया, अनार हो गया, तो इन सब चीजों की इस तरह की फसलों पे हम काफी देखते हैं कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तेज लाइक होता है, तो हमारा जो पौधे के जो छोटे छोटे फल होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये भी एक वातावरण जनित तनाव की वजह से होता है। और फलों का विकास कम होता है, मतलब फल जो है वो उसकी वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं होती है और उसका साइज छोटा रह जाता है, तो हमारे को मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलता। तो इन सब वातावरण जनित तनावों से भी हमारा उत्पादन कम हो जाता है और हमारे उत्पाद की गुणवत्ता पे असर पड़ता है और वो भी निम्न स्तर पे पहुंच जाता है। अगर हमारे पौधों को इस टाइप का तनाव महसूस हुआ तो हमारे को ऐसे उत्पाद यूज करना चाहिए जो कि हमारे पौधों को इन वातावरण वरण जनित तनाव के जो कारण है उनसे मुक्ति प्रदान कर सकें। प्रीवी के पास एक उत्पाद है जिसको हम सिलिक्सॉल और सिलिक्सॉल ओसा बोलते हैं। ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और जो सिलिकॉन होता है वो पौधों में अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, तो पौधों के अंदर तनाव सहने की क्षमता को बढ़ाता है। तो किसी भी तनाव वाली अवस्था में पौधों का पे उसका असर कम दिखता है और पौधों का अच्छी तरीके से विकास होता है। तो जो सिलिक्सॉल है वो हम लोग कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। इसको आपको फोलियर स्प्रे पे मतलब पत्तों पे छिड़काव करके यूज करना है। और सिलिक्सॉल ओसा जो है ये उत्पाद आप जो भी आपके फील्ड क्रॉप्स होते हैं, जैसे है धान है, गेहूं है, आलू है या सरसों है, इस टाइप के फसल पे आप इसका उत्पाद इस उत्पाद का प्रयोग कर सकते हो। जो तीसरा तनाव का कारण है वो है कीट और रोग जनित तनाव। हम लोग को कीट द्वारा नुकसान जो होता है वो हम अपने खेत में काफी हमें हम लोग को दिखता रहता है कि पत्तों में सुराख हो गया है, या फिर हमारे जो पत्ते के तने हैं, पौधों के तने हैं, उसमें कोई कीड़ा बैठा हुआ है, या फलों के अंदर से कोई कीड़ा निकल रहा है। तो जो भी कीड़े संबंधित हमारे को तनाव पौधे में होता है उसको हम कीट जनित तनाव बोलते हैं। और रोग जनित तनाव क्या होता है, जैसे पत्तों पे कोई धब्बे पड़ना, पौधों का मुरझाना, या फलों पे या फूलों पे कुछ हमारे को रोग दिखाई देना। तो ये सब जो है वो रोग जनित तनाव को पौधे में उत्पन्न करते हैं। ये हम लोगों ने भी देखा है कि अभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे को बहुत वीकनेस लगती है और हम लोग को बहुत टायर्डनेस लगता है। तो ऐसे ही अगर हमारी फसलों पे भी ज्यादा कीट का और रोगों का प्रकोपन होगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, तो हमारी पौधों की बढ़वार कम हो जाएगी। और अगर पौधों का विकास अच्छा नहीं होगा तो उससे हमारे उत्पादन में और उत्पादन की गुणवत्ता के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमारे को खेतों में इस टाइप का प्रकोप दिखता है, कीटों का ज्यादा, कीट की संख्या है या ज्यादा रोग आ रहे हैं, तो हमारे को उसके द्वारा जनित तनाव को भी पौधों को से सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। तो इन कीट और रोगों के द्वारा तनाव जो जनित तनाव होता है उससे रोक उसको कम करने के लिए हम लोग दो उत्पाद का मैं बारे में बताना चाहूंगी जो प्रीवी के पास है। एक तो है ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो होता है ये पौधे में एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिसकी वजह से जो पौधों में इन कीटों का और जो रोग के जीवाणु होते हैं उसका असर कम होता है और पौधों को इनसे सुरक्षा प्रदान हो जाती है। और दूसरा उत्पाद है न्यूट्रीफाइट जो एक न्यूट्रिएंट बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये जो है ये हमारे पौधे में इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे अब अभी हम लोग कभी हम बीमार होते हैं तो हम लोग अदरक की चाय पीते हैं, आंवला खाते हैं, अश्वगंधा खाते हैं। तो हम लोग क्यों खाते हैं ये सब चीजें? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है, जब हमारे पौधे हमारी बॉडी के अंदर कोई रोग आता है तो उसका असर हमारी बॉडी पे उतना नहीं होता और हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह पौधे की सुरक्षा करने के लिए भी हम लोग कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज करते हैं। तो न्यूट्रीफाइट एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसको जब हम लोग अपने खेत पे स्प्रे करेंगे तो वो पौधे के अंदर कुछ ऐसे घटक तैयार करेगा जिससे कि पौधों के अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कोई रोग के जीवाणु उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो अच्छी जल्दी से बीमार नहीं होएगा और उससे उनकी रोकथाम हो जाएगी। तो ये काम जो है वो न्यूट्रीफाइट के द्वारा होता है। तो न्यूट्रीफाइट जो है एक पूरा वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, तो इसको आप पानी में घोल के अपने खेतों में स्प्रे भी कर सकते हो, और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आप ड्रिप इरिगेशन से भी इसको दे सकते हो। नहीं तो अगर कोई मिट्टी जनित रोग हो रहा है तो वहां पे आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। और ये जो है वो किसी भी और जो कृषि में उपयोग होने वाले केमिकल्स हैं उससे हम उसके साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने का क्या फायदा होगा? इसको यूज करने का फायदा ये होगा कि जो आपका पौधे का विकास है वो अच्छी तरीके से होएगा और उसके अंदर रोग वाले जीवाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर आपके पौधे स्ट्रांग बनेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादन आपको अच्छा उत्पाद मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार होएगा।
ये जो प्रोडक्ट उत्पाद है ये आप फोलियर स्प्रे से या सॉइल ड्रेंचिंग करके या फर्टिगेशन के द्वारा अपने खेत में अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस चर्चा सत्र में मैंने आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है कि पौधों में तनाव किस किस कारणों से हो सकता है और कौन से उत्पाद प्रीवी के पास उपलब्ध हैं जिसको यूज करके आप अपने फसल को तनाव मुक्त कर सकते हो, जिससे कि आपको उत्पादन अच्छा होएगा और आपके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि आप लोग को ज्यादा मुनाफा होएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। मैम ये जो बताएं आपका स्ट्रेस के लिए ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, इनका क्या यूज है और ये बेसिकली कैसे काम करता है? इनको क्या केमिकल के साथ भी दे सकते हैं क्या? यस, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जो है ये आप किसी केमिकल के साथ इसको आराम से यूज कर सकते हो। और इसको आप यूज कैसे करोगे, इसको आप अपनी फसल पे या तो फोलियर स्प्रे के द्वारा अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ड्रिप इरिगेशन है वहां पे आप इसको ड्रिप इरिगेशन में यूज करना चाहते हो तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। तो एक्चुअली जो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है वो अभी पौधे को तनाव मुक्त कैसा करता है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप हम्म। समझना चाहते हो। यस यस। तो, होता क्या है कि इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वातावरण जनित तनाव होता है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप, कम टेम्परेचर, लाइक ज्यादा ठंड होना या फिर पानी की कमी होना, तो इस टाइप के जो तनाव होते हैं, अगर हम लोग ऑर्थोसिलिसिक एसिड को अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है, मतलब पौधे का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसकी जो जैविक प्रक्रिया पौधे के अंदर होती है उसमें ऐसा विकास करता है और उन घटक के उत्पादन बढ़ जाते हैं ताकि हमारे पौधे इन टाइप के स्ट्रेस को झेलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कभी स्ट्रेस होता है, हम लोग बहुत तनाव में होते हैं तो डॉक्टर्स हम लोग को कुछ मेडिसिन देते हैं, उसकी उसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो वो हम लोग खाते रहते हैं, विटामिन वगैरह कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस टाइप के जब घटक हम लोग आपको कभी टैबलेट के एक सिरप के रूप में लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट कुछ इस टाइप के घटक तैयार करते हैं कि जो बॉडी में स्ट्रेस है उससे हमारी कोशिकाएं डैमेज नहीं हुए। अगर हमारी कोशिकाएं डैमेज नहीं होती हैं तो हमारा बॉडी अच्छे से काम करता रहता है। अगर वो डैमेज हो जाती है तो हम लोग को बहुत टायर्डनेस लगती है, हम लोग को बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, हमारे को कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर हम ऑटोसैलिसिलिक एसिड को अपने पौधों पर छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो कोशिकाओं की डैमेज से को रोकता है और कुछ घटकों का लाइक वृद्धि करता है जिससे कि हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। और अगर हम लोग कीट जनित और रोग जनित, जो रोग विषाणु जनित तनाव की बात करेंगे, तो ऑटोसैलिसिलिक एसिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है कि वो पौधे में स्प्रे करने के बाद पौधे के अंदर एक आवरण तैयार करता है, एक लेयर तैयार करता है। तो उसकी वजह से जो जीवाणु होते हैं वो पौधे की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसका नुकसान नहीं होता। कोई कीट है वो पौधे की कोशिका को भी डैमेज नहीं कर सकता। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। अगर आप कहीं लाइक घर पे बैठे हुए हो, आपके घर में बहुत सारी मच्छर हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लोगे तो आपको मच्छर कम काटेंगे, क्योंकि जो आपकी शर्ट होती है वो एक आवरण तैयार करेगी आपकी स्किन के ऊपर और आपको मच्छर का अटैक कम लगेगा। तो इसी तरीके से जो ऑटोसैलिसिलिक एसिड है वो पौधे के अंदर एक आवरण बनाएगा जिससे कि जो रोग होते हैं, रोग के जो विषाणु होते हैं और जो कीड़े होते हैं वो पौधों की कोशिकाओं को अटैक नहीं कर पाते और पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं। ठीक अच्छा, है। तो इसका कितने दिन में स्प्रे करना पड़ता है? कोई भी फल है या सब्जी है इस? नॉर्मली क्या हम लोग इसको बोलते हैं कि आप इसको 3 से 4 हफ्ते के बीच में इसका स्प्रे करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बट अगर आपको जैसे कि आपके खेत में रोग का प्रकोप ज्यादा हो रहा है तो आप जो सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स है वो यूज करते हो, तो आप हर स्प्रे में भी इसको यूज करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि रोज रोज नहीं यूज करना, बट 10-15 दिन के इंटरवल पे भी यूज करोगे तो आपको अच्छी से इम्पैक्ट मिलेगा। बिकॉज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पौधों के वातावरण के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आपका खेत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, कोई आपको जीवाणु नहीं है, कोई कीट नहीं है, तो आप 3 हफ्ते के अंतराल अंतराल पे इसको कर सकते हो। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसानों को मार्गदर्शन किया कि कैसे हम जो तनाव है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और कैसे अच्छे से अच्छे फसल ले सकते हैं। और सभी किसानों का भी धन्यवाद कि वो अपना समय देकर इस चर्चा सत्र में उपस्थित रहे। अ, तो इसी के साथ हम ये चर्चा सत्र समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे स्थानिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।